नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बाराट आपका प्रियांशु एकेडमी पलसाना में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फिर पिछली वीडियो में अपन लोगों ने क्लास में अपन ने चर्चा की थी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है अभी 2025 भर्ती परीक्षा का, उस पर अपन लोगों ने चर्चा की थी। हमने ये देखा था कि पिछली जो भर्ती परीक्षा हुई उसमें क्या बदलाव हुआ, क्या चीजें थी, इस परीक्षा में क्या चीजें जोड़ी गई, पिछली में क्या थी उनको हटाया गया, उन पे अपन ने चर्चा की थी। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि अपनी जो बैच अपना जो प्रारंभ हुआ उसको अपन विधिवत रूप से प्रारंभ करें। 2 तारीख दशहरे के दिन से अपनी क्लासें प्रारंभ हो चुके हैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लासों में। मित्रों, विद्यार्थी रहते हुए मुझे ये समस्या या ये कठिनाई महसूस हुई कि अपना जो सिलेबस है उसमें सामान्यतः व्याकरण के बिंदु अपन देखें, हिंदी साहित्य का इतिहास अपन देखें, इन पे तो आपको तमाम सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, लेकिन एक बिंदु है बिंदु है काव्य शास्त्र। कौन सा बिंदु है? काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र वाला जो बिंदु है, काव्य शास्त्र वाला जो बिंदु है, काव्य शास्त्र, इसमें विद्यार्थियों को कठिनाई महसूस होती है। तो हमने एक ये कोशिश कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को ऑथेंटिक चीज़ों के साथ साथ एक सरलता से हम चीज़ों को प्रस्तुत कर पाएं और उनको अधिक से अधिक समझा सके ताकि वो अपनी परीक्षा में उन चीज़ों को अच्छे से कर पाए। हमने ये कहा कि अब जो अपना सिलेबस आया उसमें हमें काव्य शास्त्र के जो बिंदु दिए गए हैं उनमें अपन चर्चा करें तो 8 बिंदु हमें दिए गए हैं। उसमें आपको दिया गया है काव्य गुण। कौन सा बिंदु दिया गया है? काव्य गुण। और काव्य गुण के बारे में हमें ये बताया गया है कि काव्य गुण के भेद कौन से हैं, 3 भेदों की, या भरत मुनि ने जो 10 भेद माने हैं वगैरह वगैरह, उन सब की अपन चर्चा करेंगे कि काव्य गुण, इसके प्रमुख भेद और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, उनकी अपन चर्चा कर लेंगे। प्रसाद, माधुर्य, ओज, जिनसे लेके प्राय प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी अपन चर्चा करेंगे वो होगी आपकी शब्द शक्ति। दूसरी बात किसकी करेंगे अपन? शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति में आपकी 3 प्रकार की अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उन पे अपन चर्चा कर लेंगे कि अभिधा में क्या है, क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण है, किस तरीके से, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, उसकी अपन चर्चा कर लेंगे। तीसरा अपना जो बिंदु है वो है काव्य दोष। कौन सा है? काव्य दोष। पिछली बार भी पाठ्यक्रम में था काव्य दोष वाला बिंदु तो, और इस बार भी उसमें वो जो पिछली बार थे वही 6 क्या है इसमें रखे गए। मित्रों, आप ये ध्यान रखें कि आपकी रणनीति जितनी सुंदर होगी उतना ही सुंदर परिणाम होगा, क्योंकि एक शक्तिशाली सूर्य जो होता है उसको भी यदि एक पृष्ठ को जलाना पड़े तो उसको अपनी समस्त ऊर्जा, उष्मा एक जगह केंद्रित करनी पड़ती है, और यदि वो ऐसा कर पाता है तो ही वो पृष्ठ को जला पाता है। उसी तरीके से अब यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी उष्मा एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ वहां पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी की वो पंक्तियां उन्होंने लिखी थी, वो स्मरण आती है मुझे। उन्होंने कहा कि आंधियां नहीं जहां उमंग भरती है, आंधियां नहीं जहां उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें पूरी ताकत उस शेर की तरह जो अपने शिकार में लगाता है हमें लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारी रणनीति जितनी सुंदर होगी, और रणनीति में सबसे पहला जो कार्य होना चाहिए वो होता है अपना पाठ्यक्रम का, कि पाठ्यक्रम का हम सही से अध्ययन करें, उसका वर्गीकरण करें, और हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या अंक विभाजन है। तो इसमें काव्य शास्त्र वाले जो बिंदु है इसके अपन तमाम चीज़ों की चर्चा करते हुए अपन क्लासों में लगातार इनकी क्लासें अपन शुरू कर रहे हैं। तो पहला बिंदु अपना काव्य गुण हो जाएगा, इसके प्रमुख भेद और उदाहरणों की चर्चा अपन कर लेंगे। शब्द शक्तियों की अपन चर्चा कर लेंगे। काव्य दोष और हमें 6 नाम दिए हुए हैं उनकी अपन चर्चा कर लेंगे कि इनके क्या लक्षण है, क्या उदाहरण है, उनकी अपन चर्चा कर लेंगे। अगला देखिए कि पाठ्यक्रम में आपके जो चौथा बिंदु है
चौथा बिंदु वो है आपका अलंकार। कौन सा है? अलंकार। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको और आसानी से दिखने में। चौथा बिंदु रहेगा हमारा, वो रहेगा अलंकार। अब मित्रों पिछली बार की तुलना में इस बार, पिछली बार मानवीकरण अलंकार था, उसको तो हटा दिया गया है और नए अलंकार ऐड हो गए हैं। तो पहले तो हम ये कर लें कि हमें दोनों तरीके के अलंकार पूछेंगे। भाई जितना सिलेबस को हम समझ लेंगे, उसका विभाजन कर लेंगे, उतना ही हमें समझने में आसानी होगी। अलंकार में आप ये देख लोगे कि हमें शब्दालंकार में से तो कौन से पूछे जाएंगे। पहला तो आप क्या कह दोगे कि सब शब्दालंकार है, उनमें तो कौन सा जुड़ा हुआ है। तो शब्दालंकार में तो आपके दो जुड़े हुए हैं, एक तो जुड़ा हुआ है श्लेष और एक जुड़ा हुआ है यमक। इस बार हमारे जो 12 अलंकार जुड़े हुए हैं उनमें शब्दालंकार में तो आपके कितने जुड़े हुए हैं? दो। एक तो कौन सा जुड़ा हुआ है? श्लेष, और एक कौन सा जुड़ा हुआ है? यमक। यदि हम बात करें कि अर्थालंकार, तो बाकी जो जुड़े हुए हैं, बाकी जो 10 अलंकार है वो कौन से जुड़े हुए हैं? अर्थालंकार जुड़े हुए हैं। अर्थालंकारों में आप चर्चा करोगे तो आपके उपमा जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? उपमा जुड़ा हुआ है, रूपक है, रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा है। कौन सा जुड़ा हुआ है? पहले हमने कहा कि अलंकारों का अपन विभाजन कर लेते हैं। एक हो जाएंगे शब्दालंकार, तो शब्दालंकारों में तो आपको पता है कौन सा जुड़ा हुआ है, एक तो श्लेष और एक कौन सा जुड़ा हुआ है? यमक। आप कह दोगे अर्थालंकार, अर्थालंकारों में हमारे पास कौन से जुड़े हुए हैं? एक जुड़ा हुआ है उपमा, एक जुड़ा हुआ है रूपक, एक जुड़ा हुआ है उत्प्रेक्षा, आपके आगे जुड़ा हुआ है विभावना, विभावना। अगला है आपके संदेह, संदेह। अगला है भ्रांतिमान। अगला कौन सा है? उपमा हो गया, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, विरोधाभास। अगला है अपने अतिशयोक्ति। अगला कौन सा जुड़ा हुआ है? अतिशयोक्ति, असंगति। अगला हमारे एक जुड़ा हुआ है असंगति, और एक अपने जुड़ा हुआ है आत्मभूति। अगला कौन सा जुड़ा हुआ है? आत्मभूति। क्लियर है? हो गए 10 आपके। हमने कहा कि कौन सा टॉपिक जुड़ा हुआ है? अपने अलंकार। अलंकार में हमने शब्दालंकार, शब्दालंकारों में हमारे दो जुड़े हुए हैं, एक तो कौन सा जुड़ा हुआ है? श्लेष, और एक कौन सा जुड़ा हुआ है? यमक। और अर्थालंकारों की अपन चर्चा करें तो 10 अलंकार, टोटल अपने 12 जुड़े हुए हैं। तो उसमें उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, विभावना हो गया, असंगति हो गया, संदेह हो गया, भ्रांतिमान हो गया, विरोधाभास हो गया, अतिशयोक्ति हो गया और आत्मभूति हो गया। क्लियर है? तो इनकी अपन एक एक लेके चर्चा कर लेंगे कि शब्दालंकार कौन से हैं, इनकी क्या परिभाषा है, इनके क्या उदाहरण है, अर्थालंकार कौन से हैं, अंतर क्या होता है दोनों में, शब्दालंकार किसे कहेंगे, अर्थालंकार किसे कहेंगे, इनके लक्षण क्या रहेंगे, परिभाषा क्या रहेगी, इनके उदाहरण क्या रहेंगे। तो उन सब की अपन चर्चा कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे अपन चले तो अगला है बिंदु जो है, अगला जो बिंदु है अपना, अगला बिंदु है वो हो जाएगा आपका छंद। कौन सा हो जाएगा? छंद। अगला बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा? आपका छंद। मैंने कहा कि यदि आपने पाठ्यक्रम का वर्गीकरण सही से कर लिया तो फिर हमारी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाएगी, और हमने यहीं पे उसका विभाजन सही से कर लिया तो फिर पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। और उसी तरीके से अपन चलेंगे आगे कि किस तरीके से अपन और सरलीकरण के साथ काव्य शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। हमने कहा छंद, छंद को भी अपन वही देख लेंगे
कि एक बार मैं मोटा मोटा विभाजन आपके सामने रख देता हूँ कि छंद कहते किसे हैं, क्या होते हैं, क्या चरण होते हैं, क्या यति होती है, क्या गति होती है, उन सब की अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मोटा मोटा अपन विभाजन करें तो छंद में आप कह दोगे कि छंद का जो सामान्यतः विभाजन होता है वो दो तरीके से कर दोगे आप। एक तो कह दोगे कि साहब मात्रिक छंद, एक तो कौन सा कह दोगे, मात्रिक, जिसमें मात्राओं का की गिनती होती है, मात्राओं को गिना जाता है। और एक हो जाएगा वर्णिक, इनमें वर्णों को काउंट किया जाता है। और फिर इनके तीन तीन भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है सम, एक हो जाता है अर्ध सम, अर्ध सम, और एक हो जाएगा विषम। अब इसमें अपन देख लेंगे कि आपका जो सम मात्रिक जो छंद लगे हुए हैं उसमें तो अपने कौन कौन से लगे हुए हैं। जैसे अपन चर्चा करें तो हरि गीति का हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा, दोनों लगे हुए हैं। अर्ध सम में कौन से लगे हुए हैं, अर्ध सम किसे कहेंगे, सम में आपको पता है कि चारों चरणों जो चरण छंद के सामान्यतः 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में यदि समान मात्राएं होती हैं तो उसे अपन सम मात्रिक कह देंगे। तो उसमें तो कौन कौन से हैं, तो अपने पाठ्यक्रम में एक लगा हुआ चौपाई, एक लगा हुआ हरि गीति का। यदि अर्ध सम की अपन चर्चा करेंगे तो अपने दोहा और सोरठा 1 और 3 में सम्मान हो, 2 और 4 में सम्मान हो। और विषम चरणों में जो जिनमें कोई भी कंडीशन जो है, जो ये शर्तें हैं इनका पालन नहीं किया जाता हो, उनको आप विषम कह दोगे। या ऐसे भी छंद आएंगे जिनमें दो अलग अलग छंदों के मेल से जो छंद बने हो, जैसे कुंडलिया और छपई दोनों अपने जुड़े हुए हैं, तो उनकी अपन चर्चा कर लेंगे। इसी तरीके से अपन वर्णिक छंदों में देख लेंगे, द्रुत विलंबित अपने जुड़ा हुआ है, मंदाक्रांता छंद अपने जुड़ा हुआ है वर्णिक में, ठीक है। कवित्व और आपका सवैया, उनका एक एक भेद हमने, एक तो मनहरण कवि जुड़ा हुआ है और एक मतगयंद जो सवैया छंद है वो अपने जुड़ा हुआ है। तो इनकी अपन एक एक चर्चा करके कि कौन से मात्रिक में आएंगे, मात्रिक कहेंगे किसे, सम मात्रिक कौन सा होगा, कौन से जुड़े हुए हैं, क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण, उसकी अपन चर्चा कर लेंगे। उसी तरीके से अर्ध सम में, विषम में, तो इनकी तमाम चीजों का अपन क्या कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात। अगला अपनी जो बिंदु जुड़ा हुआ है, अगला अपने जो बिंदु जुड़ा हुआ है वो है रस कह दो या काव्य रस कह दो। कौन सा बिंदु जुड़ा हुआ है, रस। तो रस में हमें कहा गया है कि रस का स्वरूप, रस का स्वरूप, रस का स्वरूप, रसावयव, अवयव का मतलब होता है अंग, रस के भाग कौन कौन से हैं, रस का स्वरूप क्या है, रसावयव कौन कौन से हैं। आपके अगला जुड़ा हुआ है रस भेद। भेद का मतलब होता है प्रकार, कि कौन कौन से रस होते हैं, उनके क्या उदाहरण है, क्या लक्षण है, क्या परिभाषा है। तो इस तरीके से अपन इन चीजों को एक एक बिंदुवार क्या करेंगे, अपन पढ़ते जाएंगे और उसी तरीके से अपन इनका क्या करेंगे, आपकी क्लासें हैं वो नियमित होती जाएगी। ये भी है कि हमारा जो प्रयास है वो ये है कि हम सरलीकरण के साथ आपको पहुंचा पाए और आप लोगों का अधिकतम लाभ हो। ये भी है कि मानव स्वभाव है और त्रुटियां भी मान लो हो सकती है कि कोई रहे, तो हम आपसे ये आशा अपेक्षा रखेंगे कि कोई त्रुटियां हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, ताकि हम उनमें और सुधार करें और अपना जो मैटर है वो बहुत अच्छा हो, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका क्या मिल पाए, लाभ मिल पाए। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब हम एक एक बिंदु को लेके क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। क्लियर है, धन्यवाद।